स्वागत है आप सभी का जवाब देना पड़ेगा। मैं आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। असम में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 40 सीटों के लिए आज वोट डाले गए हैं। ये इलाके लोअर असम के हैं। यहां से वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके 5 कैबिनेट सहयोगियों और राज्य के बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास समेत 337 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया है। यहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए चरण बेहद अहम रहा है। वहीं आपको बताते चले कि असम चुनाव में सीए एक प्रमुख मुद्दा है। आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप असम का सियासी समीकरण समझिए। आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा भले ही पश्चिम बंगाल की हो, लेकिन उससे सटा हुआ नॉर्थ ईस्ट का असम राज्य भी चुनावी दृष्टि से इस बार काफी महत्वपूर्ण है। असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी सीएए जैसे केंद्र सरकार के प्रमुख फैसले कारगर होने में कमजोर पड़ गए। साथ ही यहां बीजेपी की कड़ी टक्कर कांग्रेस से है और कांग्रेस ने इस लड़ाई को जीतने के लिए मुस्लिम समाज की रणनीति के सबसे बड़े चेहरे बदरुद्दीन अजमल को अपने साथ जोड़ लिया है। लिहाजा चुनाव दिलचस्प हो गया है और मुद्दे भी। नागरिकता संशोधन कानून केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में पास किया था। इस कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है। इन देशों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के शरणार्थियों को ही नागरिकता देने का नियम है। लिहाजा इस कानून का एक विरोध ये कहकर भी किया गया कि इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं जोड़ा गया, जबकि दूसरा विरोध ये है जो खासकर असम में किया जा रहा है, वो ये है कि इस व्यवस्था से उनके सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। इसे असम अकॉर्ड का उल्लंघन भी बताया जा रहा है। असम में अब जबकि चुनाव होने जा रहे थे तो सीएए के खिलाफ भी आवाज उठी। यही वजह है कि कांग्रेस ने सीएए को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया। शिवसागर से चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंच से कह चुके हैं कि अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार आई तो सीएए लागू नहीं होगा। साथ ही पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया है कि सरकार आने पर प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों का स्मारक बनाया जाएगा। कांग्रेस इस मुद्दे को जहां प्रमुखता से उठा रही है, वहीं बीजेपी ने इससे पूरी तरह से किनारा कर लिया है। बंगाल में सीएए लागू करने की बात कहने वाले बीजेपी नेता असम में इसका जिक्र तक नहीं कर रहे। असम में निचला इलाका कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल का गढ़ माना जाता है। 2016 में कांग्रेस और अजमल की पार्टी AIUDF के अलग अलग चुनाव लड़ने से उन्हें 12 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था, जबकि बीजेपी बहुत कम अंतर से ये सीटें जीत गई थी। निचले असम में मुसलमान वोटों का बंटवारा रोकने के लिए कांग्रेस ने AIUDF, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और वाम दलों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में वो उतरी है। कांग्रेस ने पहले और दूसरे चरण में सीएए और चाय बागान के मजदूरों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने के लिए एजेंडा बनाया था और तीसरे चरण में पूरी तरह मुस्लिम पर फोकस किया। पार्टी की कोशिश है कि गठबंधन पार्टियों को पूरा वोट एक दूसरे को स्थानांतरित हो ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट उनके खाते में आ सके। असम में मुस्लिम बहुल सीटों पर AIUDF के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल की अच्छी पकड़ मानी जाती है। वर्ष 2011 के चुनाव में मुस्लिम बहुल 53 सीट में से कांग्रेस ने 28 और AIUDF ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन 2016 के चुनाव में कांग्रेस को 18 और AIUDF को 12 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसीलिए इस बार दोनों पार्टियां निचले असम में पूरी ताकत झोंक रही हैं। बता दें, कांग्रेस, UDF और लेफ्ट पार्टियां अपना वोट एक दूसरे को स्थानांतरित कराने में सफल रहते हैं तो जीत की दहलीज तक पहुंचने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। वहीं बीजेपी ने असम की सियासी जंग फतेह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि उसे विपक्षी गठबंधन से ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। विपक्ष के पास मजबूत नेता भले ही ना हो, लेकिन विभिन्न दलों की एकजुटता ने बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा दी है। असम के निचले हिस्से में मुस्लिम वोटों की अहमियत को देखते हुए बीजेपी गठबंधन ने भी 9 मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए हैं। असम के दीमा हसाओ जिले में एक मतदान केंद्र पर बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ है। उस मतदान केंद्र पर सिर्फ 90 मतदाता पंजीकृत हैं, लेकिन वहां पर कुल 171 वोट पड़े हैं।
इस घटना के प्रकाश में आने के बाद से चुनाव से जुड़े 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मतदान केंद्र की सूची में केवल 90 नाम दर्ज थे, लेकिन ईवीएम में 171 वोट पड़े हैं। एक अधिकारी ने ये तक बताया कि गांव के प्रधान ने सरकारी मतदाता सूची को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और वो अपनी सूची लेकर वहां आ गया। इसके बाद ही गांव के लोगों ने उसी सूची के हिसाब से मतदान किया। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चुनाव अधिकारियों ने गांव के प्रधान की मांग क्यों स्वीकार कर ली। वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे या नहीं और उनकी क्या भूमिका रही, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। असम के 16 जिलों की ये 40 विधानसभा सीटें लोअर असम इलाके में फैली हुई हैं। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र इलाके की सीट पर चुनाव हुए। बीजेपी पिछले चुनाव में भी असम के निचले इलाके में बहुत अच्छा नहीं कर सकी थी। बीजेपी और कांग्रेस को 11-11 सीटों से संतोष करना पड़ा था। तो वहीं बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AUIDF को 6, असम गण परिषद को 4 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। इस बार के चुनाव में 29 विधायक एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं, जिनमें से 9 बीजेपी, 8 कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, परिणाम क्या होगा वो तो आने वाली 2 मई को ही पता चलेगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। चलिए, असम के सियासी समीकरण के बाद आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। असम में कांग्रेस AIUDF गठबंधन बीजेपी को सत्ता से क्या बाहर कर पाएगा, क्योंकि ये गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस को सीएम की कुर्सी पर पहुंचा पाएगा लोअर असम, क्योंकि लोअर असम की बात करें तो वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है और किंग मेकर की भूमिका में अभी वहां के मुसलमान माने जा रहे हैं। सीए विरोधी आंदोलन क्या बीजेपी के लिए खतरे का संदेश है? मतदान केंद्र पर अनियमितता का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि आपको बताते चले 90 लोगों का नाम शामिल था, लेकिन कुल जो वोट प्रतिशत वहां पर आया, वोटिंग जो हुई, वोट जो डाले गए वो 171 वोट डाले गए। यहां पर भारी गड़बड़ी देखी गई है, जिसको देखते हुए सवाल यह है कि क्या निष्पक्ष चुनाव कराना यहां पर इसी के लिए एक चुनौती बन चुका है? मतदान केंद्र पर आखिर अनियमितता का जिम्मेदार कौन है? यह सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम जवाब देना पड़ेगा। मैं पूछ रहे हैं, आपको बताते चले असम में कांग्रेस AIUDF गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहीं ये क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? लोअर असम में किसका पलड़ा भारी होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। सीए विरोधी आंदोलन से आए दल क्या बीजेपी को रोक पाएंगे? क्योंकि 2 दल हैं जो सीए विरोध के टाइम पर उभर कर सामने आए थे और माना यह जा रहा है कि असम के सियासी समीकरण में ये बीजेपी के लिए बाधा बन सकते हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए स्टूडियो से हमारे साथ विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, विमल सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं, इसके साथ साथ भूपेंद्र गुप्ता है कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले मैं विपिन जी आपके पास आना चाहूंगी। CA NRC इस बार देखा जा रहा है कि असम में यही 2 मुद्दे हैं जो छाए हुए हैं, विश्लेषित करिए, उसके बाद सभी मेहमानों के पास। ये जताने की कोशिश करी जा रही है, जो भी राजनीतिक दल हो वो वहाँ की जो समस्या होती है उसको उजागर करते हैं कि जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं, लोगों के बीच उनको वायदे करते हैं, अपने संकल्प पत्र में ये जताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम लोग उनके वो सपने पूरे करेंगे जो आज तक अधूरे रह गए। और यहाँ पर निश्चित बात है कि असम को अगर आपने आगे लेके जाना है, असम को उत्तम प्रदेश बनाना है, तो यहाँ पर चुनौतियों का भरमार है, मुद्दे काफी हैं बेशुमार। और यहाँ पर उसमें घुसपैठियों की बात है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कई वर्षों से कि ऐसे घुसपैठी आके घुस गए यहाँ पर, तो जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उसका सही, उनके सही हकदार तो वहाँ के नागरिक हैं। लेकिन अगर बाहर से लोग आ जाएंगे तो जो असली जो नागरिक हैं वहाँ के असम के, तो वो वंचित रह जाएंगे उससे। तो यहाँ पर ये मद्देनजर रखते हुए भाजपा ने अपना CA का मुद्दा उठाया। और कांग्रेस की बात करें, उनके सबसे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जब उन्होंने बात करी कि कैसे हम रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे युवाओं को सरकारी, उसके साथ जो चाय बागान में काम करते हैं सरकारी, उनको एक जो मिनिमम वेज है कि उसको बढ़ा के हम लोग 365 करेंगे। तो उसके अलावा मुफ्त बिजली की बात करी कि हम CA लागू नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर हर एक अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल रिझाने की कोशिश करते हैं, और वही हमने देखा इन चुनावों में भी कोई अलग बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप सबसे बड़े मुद्दे की बात करें, बाढ़ की समस्या जो है उसका समाधान कोई नहीं दे पाया है।
पीछे आपने देखा कि कांग्रेस का 15 साल का राज। लेकिन ये नजर नहीं आ रहे हैं, ये जो आप मुद्दे बता रहे हैं, ये अगर जमीनी स्तर की बात करें तो वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। सर्वेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। स्थानीय मुद्दों का किसी भी राज्य में जिक्र नहीं हो रहा और उसमें असम भी आता है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। सर्वेश जी, जिस तरीके से देखा जाए पूरा का पूरा जो चुनावी रण है वो जीतने की कोशिश इस पे की जा रही है कि CA-NRC के मुद्दे को जमकर भुनाया जाए और स्थानीय मुद्दे इन सारे मामलों में कहीं गुम होते नजर आ रहे हैं। आपका कहना सही है। देखिए, हर एक स्टेट का जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ के समीकरण अलग होते हैं, वहाँ की स्ट्रेटेजी अलग बनाई जाती है और जो वहाँ का जमीनी जो स्तर होता है या जमीनी जो हकीकत होती है उस पे है। आप देख ले तो कांग्रेस ने जब से असम में राज्य किया था तो हमारे जो ये 7 सिस्टर कहे जाते हैं ये अछूता रहा था विकास से। और अगर विकास के मामलों को देख लिया जाए तो असम में इन 5 सालों में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है बहुत ही अच्छा खासा विकास हुआ है। तो जो बीजेपी है वो अपने विकास के मुद्दे पे कायम है और वहां पे गई है। रही बात CAA और NRC की, तो हाँ, इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो असम के अपने आप को कह रहे थे उनके नाम चुके, लेकिन बीजेपी ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि जो CAA और NRC जो यहाँ लागू किया जाएगा उसमें जो रियल वहां के असमीज लोग उनकी जो एथनिसिटी है, उनका जो उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो इसमें ये चीज मान के चल भी कहीं ना कहीं अपना जो दांव खेल रही थी वो फूक फूक के रख रही थी। दांव तो कांग्रेस ने भी खेला है भूपेश बघेल को असम में उतार करके, क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने पहली बार किया है कि किसी मुख्यमंत्री को चुनावी रण में उतार दिया है प्रचार करने के लिए। फायदा नुकसान कितना? देखिए, मैं इतना नहीं समझता कि भूपेश बघेल जी वो बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे वहां पे। अगर आप देखें तो जो स्टार प्रचारक कांग्रेस की कहे जाते हैं प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, उन्होंने वहां का दौरा किया था। इवन प्रियंका गांधी जी को आपने देखा होगा असम के चाय बागानों में गए, वहां के चाय बागान मजदूर के साथ उन्होंने वो पत्तियां भी तोड़ी और फोटो अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूं। क्योंकि आप पिछले 5 सालों में क्यों नहीं गए असम? अगर बीजेपी इतनी खराब गवर्नमेंट वहां पे दे रही थी, लोगों को वो सुविधाएं नहीं दे रही थी या उनका गवर्नमेंट अच्छा नहीं था बीजेपी का, तो आप पहले उठाते। इस चुनाव के मैदान में अब भूपेश बघेल जी कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, ठीक है, वो वहां के छत्तीसगढ़ के CM है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनका बहुत बड़ा योगदान होगा वोटर को टर्न करने में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जो है अपने जो विकास इन्होंने 5 सालों में किया है उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और वो बहुत सारे लोगों को असम में भी मिला है। तो ये वहां की जनता के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है और बीजेपी जानती है कि जनता को कैसे जोड़ा जाए। और ये बीजेपी इन सालों में सीख ली है कि कैसे चुनाव जीतना है और जनता को अपने से की तरफ कैसे आकर्षित करना। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते ड्यू टू ये NRC और CAA के कारण। ठीक है, गुप्ता जी जवाब दीजिए। अगर असम की जनता की इतनी ही टेंशन थी तो पहले चले जाते असम, चुनावी दौर में क्यों? कहना है ये जो सज्जन अभी ये बात कर रहे थे, इनमें प्रधानमंत्री से पूछने की हिम्मत है कि जब जो है वहां पर बाढ़ आई थी तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहुंचे थे? फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए ही पहुंच जाते। अब जब CAA और NRC की क्रोनोलॉजी समझा रहे थे तो आज जो है CAA का नाम लेने से डर क्यों रहे हैं? भारत के लोगों को बंगाल में तो कह रहे हैं कि हम CAA लागू करेंगे और आसाम में जो है छुपते मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये बात आपको समझानी पड़ेगी ना देश को। ठीक है। और जब देश को आप जब बात नहीं समझा पा रहे हैं और ये विकास की बात कर रहे हैं, 7 सिस्टर्स की बात कर रहे हैं, क्या इनको इस बात की जानकारी है कि जो ये 7 सिस्टर्स जो है, ये 7 हिल्स काउंसिल जो है कैसे जो है प्रदेशों में कन्वर्ट हुई? ठीक है विमल जी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जिक्र करते हैं कि CAA लागू कर देंगे, लेकिन असम की जब बात आती है तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। आपने सवाल किया है ना, जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। पूरी बात विमल जी दीजिए मुझे। ठीक है विमल जी, सवाल आपके पास वापस आते हैं। विमल जी पहले जवाब दीजिए। देखिए, CAA जो है एक प्रकार का ऐसा एक्ट है जिसमें जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो
जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो जो है उनको जो है यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस के जो हमारे मित्र बता रहे थे, कांग्रेस तो बहुत सारी योजना लेके आई थी। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस ने बोला था कि भाई हम एनआरसी लागू करेंगे। नहीं, मेरा सवाल क्या था? ठीक है भूपेंद्र जी, जवाब दे दीजिए, कितने लोगों को वापस भेजा, डिपोर्ट किया तुम्हारी सरकार ने, बीजेपी ने? ठीक है, वही जवाब दे रहे हैं विमल जी। 2014 के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है, एक मिनट भूपेंद्र जी, सरकार ठीक क्यों है? एक मिनट, मजाक कर रही, ठीक क्यों है भाई? जवाब पूरा होने दीजिए। कितना डिपोर्ट विमल जी, ठीक है, झूठ बोलते हैं विमल जी, पश्चिम बंगाल में सीए का जिक्र होता है, असम में क्यों नहीं होता है? सिर्फ सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए सीए पूरे देश में जो है हमारे दोनों सांसदों, दोनों राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद दोनों जगह पास किया गया और पूरे देश में लागू किया जाएगा कठोरता। असम में चुप्पी क्यों, ये बताइए आप? एनआरसी का जिक्र हो रहा है वहां पर, सीए का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? देखिए सीए का, एनआरसी का, दोनों का जिक्र हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये ठोस फैसला लेने का अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने एनआरसी लाया था। मैं इस चीज को मानता हूँ कि कांग्रेस ने एनआरसी बनाया था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कांग्रेस के अंदर कि इसको सख्ती के साथ लागू कराए। अब मैं बात करूंगा कि देखिए इन्हीं के जो है प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा था नागालैंड में दो झंडा कैसे एक्सेप्ट कर लिया? बताओ जरा। सुनिए नागालैंड में जवाब बात जब यही होगा ना कि जब बात देखिए जब बात किया जाएगा भारत की, जब बात किया जाएगा बंगाल का, जब बात किया जाएगा आसाम का, तो ये चले जाएंगे इटली। सुनिए ये आपके दो ये इजराइल चले जाएंगे, ये इटली चले जनता जाएंगे। पार्टी के, सुनिए ये भारतीय जनता पार्टी के दो देखिए चेहरे ऐसे हैं। लोग जो है डिबेट को खराब करते हैं, अपने टाइम पे बोल लेते हैं और दूसरे टाइम पे बोलने नहीं देते हैं। सुन लीजिए बात मेरी, आप जवाब तो दे नहीं रहे ना। देखिए भूपेंद्र जी, आप तो मुझसे सवाल करने का आपका कोई अधिकार नहीं है, एंकर बैठी हुई है, वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ना, जवाब तो दे रहे, सुनेंगे तब तो, सुनेंगे तब तो। सुनिए, आप ही के प्रधानमंत्री थी 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वो हुआ था, उसके बाद जो है इंदिरा गांधी ने एक्शन लिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी घुसपैठिए जो है बांग्लादेश से या अफगानिस्तान या पाकिस्तान के जो भी घुसपैठिए अगर असम में आ जाते हैं तो उनको जो है शक्ति के साथ जो है बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, लागू कर दिया। उसके बाद जो है आंसू संस्था ने, आंसू एक संगठन था, उसने इस चीज को आगे बढ़ाया। उसने कहा कि देखिए हमारे जो है राज्य के महिलाओं के साथ जो है उत्पीड़न हो रहा है, हमारी माताओं बहनों के साथ जो है बलात्कार किया जा रहा है। उसके बाद 15 अगस्त 1985 में राजीव गांधी जी ने एक एक्वार्ड साइन किया था। एक्वार्ड में ये लिखा गया था कि जो भी घुसपैठिए अगर गलत तरीके से अगर असम में दाखिल हो गए या देश में दाखिल हो गए, उनको देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को लागू किया और देखिए धीरे धीरे जो भी लोग हैं जो घुसपैठी हैं उनका नाम बाहर आया। ठीक है, ठीक है, मुझे जवाब देने दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, आप ही के पास आए हैं, बोलिए, हाँ, इनसे ये बताएं, ये संख्या बताएं, ये नंबर बताएं, कितने लोगों को इनकी सरकार ने डिपोर्ट किया है? झूठ बोलते हैं ये। 84,000 लोगों को डिपोर्ट किया कांग्रेस की सरकार ने, बांग्ला घुसपैठियों को वापस भेजा है। ये मोदी जी का आंकड़ा बता दें। झूठ बोलते हैं, कागजी बातें करते हैं, करते हैं। आपने उसमें मॉडिफिकेशन कर लिए तो अकेला एनआरसी का नाम लेके थोड़ी चलोगे आप। आपने जो है जीएसटी हम बना रहे थे तो आपने जीएसटी बना लिया, तो किस तरीके से घूमोगे आप? कौन से ऐसे क्लॉजेस हैं जो बीजेपी ने जोड़ दिए हैं, वो भी बताइए। अभी आप सीए की बात कर रही थी, उसका नहीं, मैं सीए एनआरसी दोनों पर आज की चर्चा है। आप आज आपने कहा कि जो आप लोग एनआरसी लाए थे, मुझे पता है भूपेंद्र जी किस पर मुझे चर्चा करनी है और किस पर नहीं पता है। आपको भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। चलिए भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने के लिए कि मुझे भी कुछ नहीं पता है, आपकी नजरों में किसी को कुछ नहीं पता है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपको पता, सुनिए मेरी बात, अब आप मुझे बताइए अगर आपको पता है कौन से ऐसे क्लॉजेज हैं, कौन से ऐसे क्लॉज हैं जो बीजेपी ने जाके जोड़ दिए हैं एनआरसी में, जो आप लोग लाए थे उससे अलग है। आप लोग जो एनआरसी लाए थे, बीजेपी जो एनआरसी लाई है उससे कैसे अलग है वो, ये बताइए आप। पहले तो मेरे दर्शक भी समझेंगे थोड़ा सा। मैं आ रही हूं समरेश जी आपके पास। सुन लीजिए, एनआरसी के बाद जो है सीए का जन्म क्यों हुआ? अरे सीए को अभी छोड़ दीजिए, अभी सीए को छोड़ दीजिए। मेरा सवाल आपसे क्या है, आप उसका जवाब दीजिए। सिर्फ मेरा सवाल आपसे क्या है भूपेंद्र जी, आप सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई नहीं भटकने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं आपसे तो सवाल आप कर रहा मेरे हूं, सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए। मेरा जो सवाल है आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गृह मंत्री कह रहा है कि एनआरसी लागू होगी, सीए लागू होगा, क्रोनोलॉजी बता रहा है वो।
तो पूरी क्रोनोलॉजी पे चर्चा होगी, एक सिंगल यूनिट पर चर्चा नहीं होगी। अच्छा, तो आप एनआरसी पर जवाब नहीं देंगे, आप सीए पर देंगे। तो चलिए यही बता दीजिए, सीए से कांग्रेस को दिक्कत क्या है? आप बताएं कि बीजेपी को मैं क्या कांग्रेस दिक्कत की है? थोड़ी ना हूँ। जो- आप अरे है ना, भाई, आप नाराज बताइए को विड्रॉ कांग्रेस को कर लिया। दिक्कत क्या है सीए अरे से? आपको कोई दिक्कत नहीं, आपने क्यों विड्रॉ कर ली? आप बोलो ना, बीजेपी क्यों नहीं कह रही दम से कि हम सीए लागू करेंगे? अरे आप अपना स्टैंड रखिए ना भूपेंद्र जी। आपने मेरा सवाल मुद्दा आपसे ये बनाया है है, कि आप- सीए से ये कांग्रेस को मैडम, दिक्कत ये क्या है? मैडम, आप ये जवाब मैडम नहीं देना चुनाव चाहते, हो रहा आपको है पता और ही नहीं है भूपेंद्र जी। ये आप जवाब नहीं देना कोई चाहते पता या फिर नहीं आपको पता ही नहीं है कि जवाब सीए देना एनआरसी चाहते आखिर हैं, है आप क्या? प्री-स्क्रिप्टेड डिबेट सीए करा रही एनआरसी है क्या? आप आखिर आपको पता ही नहीं है। प्री-स्क्रिप्टेड डिबेट मत कराइए, आप प्री-स्क्रिप्टेड डिबेट मत कराइए। भूपेंद्र जी, आपको पता है दिक्कत क्या है? आपको पता है दिक्कत क्या है? जो कांग्रेस के पक्ष में हो, एक मिनट, कोई एक दिक्कत मिनट, नहीं है, एक आपको मिनट, दिक्कत है, एक आप सुनना मिनट। नहीं पहली बात चाहती तो हैं, मैं क्लियर कर आप दूं, उनके पक्ष सुनिए में मेरी बातें बात। रखना पहली बात चाहती तो मैं हैं। आपको क्लियर कर दूं, आप क्या आर्या समझा न्यूज रही प्री मुझे? स्क्रिप्टेड डिबेट नहीं करवाता है। दूसरी बात कर ये, रही हैं आपको मुद्दा बताया आप गया अभी खुद होगा सुन कि लीजिए असम में इसको। सीए, शांत रहिए 2 मिनट आप के लिए। इसको खुद आपको सुन मुद्दा लीजिएगा, बताया होगा फिर बात कि सीए करिए एनआरसी आप। के मुद्दे पर डिबेट होने जा रही है, हमें सब तो आपको पता पढ़ के है, आना हमें चाहिए सब था। पता है। आप ये तक नहीं हमें बता सब पा रहे पता हैं है। कि एनआरसी जो है आपको आपके नहीं उससे मालूम बीजेपी है, की कैसे आपको नहीं अलग है, पता है। और आप बता रहे हैं कि आपको आर्या नहीं न्यूज पता प्री है, स्क्रिप्टेड आपको डिबेट नहीं पता करवाता है, है। मुझे सब पता अरे है। थोड़ा पढ़ के हमें आया आपको कीजिए नहीं पता भूपेंद्र है। जी। इस तरीके के आपको नहीं मीडिया पता है, पर अभी मैंने सवाल सवाल- उठाने का हक आपको किसने दे अरे दिया है? साहब, किसने आपको दिया हमें आपको सब पर भूपेंद्र सवाल जी? करने का हक है, हम आजाद नागरिक हैं। रहने हमें दीजिए, सब पर रहने सवाल दीजिए। उठाने का हक है, जो आपको, गलती आप मुझे करेगा हम सिर्फ इतना सवाल बता उठाएंगे। दीजिए सीए से कांग्रेस को दिक्कत क्या है? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। आप इतना जवाब दे दीजिए, आप इतना जवाब दे दीजिए और इनसे दिलवा दीजिए। नागालैंड में इनने 2 झंडे कैसे भूपेंद्र जी, एक्सेप्ट कर लिए? मैं पूरे आपको देश इसका में जवाब नारे दे लगाते देती हैं। अगर मैं आप दे कांग्रेस की दीजिए, नेता होती और आप। यहाँ पर बैठी होती। ये मेरा तो काम है आप सवाल करना, गलत- आपका आप काम है गलत जवाब फहमी देना। मत फैलाइए। आप मुझे, पूछिए आप इनसे। जवाब दे रहे हैं या नहीं? आप आप एंकर जवाब हैं देंगे ना, या नहीं? तो आपके आप पास पूछिए जवाब नहीं इनसे। है, आपके पास जवाब हमारे नहीं है, पास सब जवाब है। आपके पास जवाब नहीं आपके है, पास जवाब नहीं दीजिए। है, आप बचाना चाहती हैं देखिए, मैं बीजेपी के सिर्फ लोगों 30 को। सेकंड वेट करूंगी, मेरे पास इतना भी समय नहीं है जवाब कि दिलवाइए मैं ना, 10 आप मिनट बताइए। आपके ऊपर बर्बाद कर दूं अपने नागालैंड में महत्वपूर्ण आपने डिबेट 2 के। झंडे कैसे एक्सेप्ट कर लिए? आप जवाब बताइए दे सीए से इसका क्या ये। दिक्कत है कांग्रेस को? आप बताइए पहले ना, उनसे पूछिए। अरे उनसे क्या पूछूं, क्यों जा भाग करके रहे हैं कैसी सीए बात कर से? रहे हैं आप? क्यों भाग रहे आप हैं वो बताइए, सीए से? मेरा बताइए, सवाल आप आपसे है, मुझे क्या- जहां जाना है आप मुझे मेरा काम पूरे मत देश में समझाइए। आग जहां लगाने मुझे के जाना है बाद मैं चली सीए से जाऊंगी। क्यों भाग आप रहे हैं? मुझे ये बताइए, आप ये पूरे बताइए। देश में अरे आग प्रभु, लगाने के बाद ओ सीए प्रभु, से क्यों भाग रहे सुन हैं? लीजिए, सीए से दिक्कत क्या हमने है सुन कांग्रेस लिया। को? अभी नहीं आप बताएंगे जो- तो मैं चली जाऊंगी। मैं दूसरे गेस्ट के पास चली जाऊंगी। पाएंगी उनसे। मैं दूसरे आप गेस्ट के उनसे पास नहीं चली पूछ जाऊंगी। पाएंगी। आपसे सबसे उनसे पूछने नहीं की पूछ हिम्मत है। पाएंगी। यहाँ आप ये मत बताइए आप में कि हिम्मत किससे नहीं पूछने है। की हिम्मत है या आप नहीं में है। हिम्मत ठीक नहीं है ना, है। आप शांत में रहिए हिम्मत आप। नहीं है, आप पूछिए आपकी उनसे। कांग्रेस की विडंबना ये है, आप आपके उनसे पास पूछिए। जानकारी नहीं है। इनकी क्यों आवाज तो भाग पहले रहे म्यूट करो हैं 2 सीए मिनट से? के लिए। आवाज म्यूट करो जवाब उनकी। देना, क्यों भाग रहे नहीं हैं सुनना सीए आपको। से? 2 मिनट के लिए पहले अच्छा, सुन आपने लीजिए। क्यों भागे? मेरे दर्शक जो हैं यहाँ पर सब्जी मंडी नहीं लगाना चाहते हैं, ये जवाब देना मालूम है पड़ेगा। आपको, शो है सब्जी आप और बेच यहाँ रही पर हैं। जवाब देना पड़ेगा आपको कि सीए से आखिर कांग्रेस को दिक्कत क्या है? आखिर कांग्रेस देश की जनता को बरगलाने की कोशिश क्यों कर रही है? चुप रहिए आप। आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए। आपके पास जवाब इस बात का नहीं है कि एनआरसी कांग्रेस की बीजेपी से किस तरीके से अलग है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी डिबेट को मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया ना आपको? अब शांत रहिए, सवाल पूछे। शांत रहिए आप। थैंक यू वेरी मुझे मच। पता है। थैंक यू वेरी मच। दोबारा जुड़िएगा नहीं, मैं कह रही हूँ। मैं गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहूंगी आप जैसे कुंद बुद्धि के लोगों को बिल्कुल मेरी चर्चा में तो नहीं जोड़ना चाहिए। प्रायोरिटी इनको डिबेट में मैं नहीं बैठता हूँ। आप बिल्कुल जाइए। आर्या न्यूज को आप जैसे गेस्ट की जरूरत नहीं है, जो मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है इस चीज की कि एनआरसी क्या है और सीए क्या है। सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बरगलाना है। सर्वेश जी, एनआरसी क्या है, सीए क्या है, शायद ये कांग्रेस को ही नहीं पता है। सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को है जो है उसे सिर्फ मुद्दे से भटकाना है। असल जो जानकारी है वो नहीं पहुंचने देनी है। सर्वेश जी, ऐसा क्यों? क्या सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए? क्योंकि सबसे पहले एनआरसी की बात की जाए तो कांग्रेस ने ही इसको लाने की कवायद की थी। सर्वेश जी। जी, आपका कहना सही है। आप देखिए, जैसे कांग्रेस अपने जो भी मुद्दे हैं उससे हर समय अपना मुंह मोड़ लेती है। उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र, जो 5 सूत्रीय घोषणा पत्र उसने लागू किया, उसमें कह रहा है कि हम सीए होने नहीं देंगे आसाम में।
अब ये बात बताइए, सीए एनआरसी किसके लिए लाया गया है? जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्याज हैं, जो हमारे देश में आके बैठे हुए हैं और आतंकवादी वारदातों में उनका वो शामिल रहते हैं, उनको बाहर करना है देश से। और कांग्रेस वही कहती है कि हम ये होने नहीं देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि वो आतंकवादी का साथ दे रही है? तो कांग्रेस की जो स्थिति है शुरू से साफ नहीं रही है। वो उस मुद्दे पे काम करना ही नहीं चाहती जो राष्ट्र हित में है, देश हित में है। रही बात बीजेपी की, वो सीए के बारे में बोल नहीं रही है या वो नहीं रही है, उनका कहना है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ही कहा है कि हम सीए लेके आएंगे, लेकिन जो होम है, जो असम की जो पारंपरिक जो वहां के लोग हैं, उनकी जो कल्चर है, एथनिसिटी है, हम उनको सुरक्षित रखेंगे, हम उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उसने अपने घोषणा पत्र में बोल रखा है। तो मेरे को नहीं लगता है कि कांग्रेस इतने दिनों से चुनाव के मैदान में थी और आज तो सब जितने भी जो थे ये उनका मत पत्र जो था, ये जो उनका ठीक है, वोट मिल गया। अब जो होगा इसका सिलेक्शन 2 मई को आ जाएगा, क्योंकि अब हम चाहे जो चर्चा कर ले, कांग्रेस कह ले कि बीजेपी ने सीए पे नहीं बोला और बीजेपी कहेगी कि नहीं, हमने तो अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है, हम फिर से करेक्टेड एनआरसी लेके आएंगे, जिसमें अगर रियल असम का आदमी उसमें गलती से आ गया तो हम उसके अधिकार की सुरक्षा करेंगे। लेकिन अब जो होने वाला है वो 2 मई को हमें पता चलेगा। 2 मई को पता चल जाएगा। विमल जी, क्या होने वाला है? देखिए 2 मई को, अब हम नहीं बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं और नेतृत्वकर्ता नहीं बोल रहा है। 2 मई को वहाँ की जनता, राज्य की जनता, असम राज्य की जनता जो है वो कह रही है कि 2 मई को जो है दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितना विकास किया असम में, उतना कोई भी पार्टी या कोई पार्टी का नेतृत्व में वो नहीं हो सकता है। दूसरी बात, हमारे एक मित्र बता रहे थे, देखिए सीए इनको पता नहीं था, पहली बार हो सकता है डिबेट पे आए थे कांग्रेस के जो हमारे मित्र बैठे हुए थे। देखिए सीए से क्या दिक्कत है, मान लीजिए कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक कौन होता है? उत्पीड़न जिसके साथ किया जाता है, जो बहुत कम मात्रा में होते हैं, उन्हीं के साथ। देखिए आपने देखा कि 27% से जो है वहां पे हिंदू जो है लगभग 3% में हो गए हैं, तो उनके साथ उत्पीड़न हुआ है। आखिर कैसे घटे हैं? तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि देखिए वहां के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अगर उनको जो है भारत की नागरिकता दी जा रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज मैं बता देना चाहूंगा कि देखिए एनआरसी से इनको क्या दिक्कत है, बार बार बोले कि एनआरसी से क्या दिक्कत है, तो देखिए मैं बता देना चाहता हूं, देश का जो संसाधन है, जो देश का संसाधन है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है जो आंसू संस्था ने बताया था कि हमारी बहनों माताओं के साथ 2016 के अगर मैनिफेस्टो को मैं आपके याद करूं विमल जी, तो आप लोगों ने ये कहा था कि घुसपैठियों को निकालने के लिए, कि घुसपैठ ना हो सके खास करके भारत के बॉर्डर्स के जरिए, तो बॉर्डर्स को मजबूत किया जाएगा। लेकिन वो जो आपका चुनावी वादा था वो सिर्फ वादा बन के रह गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए पल्लवी, ऐसा नहीं है। जो आपको बता देना चाहता हूँ, जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स के ऊपर जो है काफी निगरानी रखी गई है और इस तरीके कोई घुसपैठ जो है दोबारा आसाम में नहीं हुआ। मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए एनआरसी से इनको प्रॉब्लम है, एनआरसी से इनको प्रॉब्लम ये है कि भाई जो घुसपैठी है इनके तो सर्वे इनके वो वोटर है। वो नहीं, देखिए बता देना चाहता हूँ, मजबूत किया हमने सारे वादे, हमने जो भी वादा किया है अपने जो घोषणा पत्र में, देखिए भारतीय जनता पार्टी के, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, हमने जो वादा किया है, आप लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था, अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया था, उसमें ये बेहद महत्वपूर्ण एक लाइन थी जो आप लोगों ने बहुत चुनावी रैलियों में जाकर के बहुत बेहतरीन तरीके से बोली थी, बॉर्डर्स मजबूत करेंगे, हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ पल्लवी जी, 2014 के पहले की बात करूंगा, हर 1 महीने में, हर 2 महीने में आतंकवादी हमले किए जाते थे भारत के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कौन लोग थे? वही घुसपैठिए हैं ना, कि जो असम में या जो बंगाल में जिस तरीके से अवैध रूप से घुस गए हैं। लेकिन आप देखिए 2014 के बाद जो आतंकवादी हमला अगर भारत में देखा जाए तो बहुत कम हुआ है। और दूसरी चीज देखिए, इससे पहले जो आतंकवादी हमला होना विमल जी, और घुसपैठियों का भारत में रहना, और भारत के नागरिकों को जो सहूलियतें मिल पाती हैं उनका हिस्सेदार होना, इन दोनों चीजों में अंतर है। देखिए इसमें कोई राय नहीं है। देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, इसमें कोई राय नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर असम में हुई है, तब से बॉर्डर्स जो है बहुत मजबूत हुए हैं। और घुसपैठिए अगर बताया जाए तो घुसपैठिए उसके बाद से नहीं आया। अगर हम 2016 की विधानसभा की बात करें तो उसके बाद जो है घुसपैठियों का आना कम हुआ है। जी, ये असम की आप बात कर रहे हैं। जी।
सीए का जिक्र क्यों नहीं है? देखिए सीए का जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देखिए सीए हम लाएंगे और कठोरता पूर्वक लाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये लोग सीए एनआरसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कांग्रेस के लोग। अरे मुद्दा तो विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। अगर आपके मैनिफेस्टो की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का जो मैनिफेस्टो है वो और असम का मैनिफेस्टो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है, खास करके अगर सीए एनआरसी को लेकर के देख लिया जाए तो। देखिए आपको बता देना चाहता हूं कि जो सीए को बताया गया है हमारे माननीय के नेतृत्वकर्ता द्वारा, हमारे जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्वकर्ता हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि इसको सीए को काफ़ी सख्तीपूर्वक जो है लागू किया जाएगा। बस मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो भी हमारे कांग्रेस के लोग बार बार इस चीज़ को, अब देखिए भाई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई नेतृत्वकर्ता जाके तो ये नहीं बोला चाय पत्ती के बगान से चाय पत्ती तोड़ते हुए कि देखिए जिस दिन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन ये जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र के हित के लिए सोचती है, राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में सोचती है। लेकिन ये लोग जो है आप देख रही हैं पल्लवी जी, ये लोग जो है राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एनआरसी से क्या प्रॉब्लम है इन्हें? एनआरसी से इनको ये प्रॉब्लम है कि जो इनके वोटर्स हैं ना, जो इनके जो मूल रूप से वोटर नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, विपक्ष का ये आरोप है कि उसमें मुस्लिमों को भी क्यों नहीं शामिल किया गया है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, तीनों देश है, बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों इस्लामिक देश है। यहाँ पे मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है और वहाँ पे जो हिंदू है, जो सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, इनके देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तरफ कभी ध्यान गया बीजेपी का? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाइना ऐसा देश है कि जहाँ पे जो है जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके साथ, जैसे मान लें कि हिंदू हैं, उनके साथ भी बहुत जो है बुरा बर्ताव किया जाता है। मुसलमानों की बात कर रही हूँ। देखिए विपिन जी, अगर चीन की बात करें तो वहां पर वीगर मुसलमानों की स्थिति बेहद दयनीय है। विपक्ष की बात करें तो वो ये जरूर कहता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहां से आए हिंदुओं को बीजेपी शरण देने की बात कर रही है। इसमें यहां से मुस्लिमों को भी शरण देने की बात बीजेपी को करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष कभी चीन में जो वीगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है उनका जिक्र क्यों नहीं करता है? विपिन जी, बहुत दुखद बात है ये, क्योंकि देखिए समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर कोई एक बात निश्चित है, ये बात सबको समझनी चाहिए कि समझ आ जानी चाहिए कि अगर अल्पसंख्यक किसी दुनिया के कोने में महफूज हैं, सुरक्षित हैं, तो वो हमारा हिंदुस्तान देश है जिस पे हमारे को नाज है, फख्र है। और अगर आप चीन की बात करें, वहाँ तो चीन क्या हमें पाठ पढ़ाएगा या चीन से क्या हमने कुछ प्रेरणा लेनी है? चीन में तो वहाँ कोई लोकतंत्र ही नहीं है, पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है। तो चीन तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हांगकांग में जो अत्याचार हो रहे हैं लोगों पर, तो वो तो जग जाहिर है, दुनिया के सामने रहा मुद्दा कि देखिए कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। आप हिंदुस्तान में उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर अगर एक तरफ मैं सिक्के के दोनों पहलू लूंगा कि एक तरफ जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर अभियान की बात करते हैं, भाजपा का तवज्जो उसकी तरफ है, तो यहां पर कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि ऐसी एक राजनीतिक दल, इतनी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस, जिसका एक इतना अच्छा इतिहास रहा है, इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस की पार्टी ने दिए हैं, महापुरुष मैं तो कहूंगा उनको, जिनका योगदान है अभूतपूर्व। लेकिन आज कांग्रेस कहां है? अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 2 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। इससे अर्थ सीधा इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि क्या कारण है वो कांग्रेस जनता से दूर जा रही है। लेकिन यहां पर अगर हम असम के संदर्भ में आज की जो चर्चा है एनआरसी को लेकर, सीए को लेकर, इनर लाइन परमिट की जरूर बात करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इनर लाइन परमिट चलती है, वो लागू होती है कि जहां पर आपको अनुमति के साथ ही आप उस राज्य में जा पाएंगे। तो असम में आईएलपी नहीं है, असम में आईएलपी नहीं है, तो आईएलपी भी देखिए जहां पर इनर लाइन परमिट है वहां पर सीए नहीं लागू होगी। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि सीए यहां पर आप लागू कर सकते हैं असम में, और लेकिन यहां पर आप एक तरफ आप एनआरसी को समर्थन देते हैं और दूसरी तरफ आप सीए का अगर विरोध करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि किसका ये कौन कंफ्यूज्ड है इस समय। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने उसको असम को घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनाना, गढ़ नहीं बनाना, तो यहां पर कुछ पहल करनी पड़ेगी। और सरकार ने भी वो पहल करी कि ताकि जो उधर के संसाधन है वो उधर के नागरिकों को मिले और वो वंचित ना रहे। तो ये एक अच्छी पहल थी। लेकिन कांग्रेस के पास, मैं एक बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूं पल्लव जी, कांग्रेस के पास अगर वो एक विपक्ष मजबूत की तरह उभरे, उनके पास बहुत मुद्दे थे कि वो बाढ़ के मुद्दे पर सरकार को घेर सकते थे और वहां पर नए उद्योग नहीं लगे उसको कर सकते थे। महंगाई को लेकर कांग्रेस बिल्कुल सरकार को घेर सकती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारा विपक्ष मजबूत होना चाहिए। मुद्दे
गायब हैं अगर असम के रण की बात करें तो हम आज असम के निचले हिस्से में जो है वो मतदान हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स जो है वो किंग मेकर की भूमिका में है, किसी की तरफ भी जा सकते हैं। वो आपकी नजर से किंग मेकर की भूमिका वो में है तो किसके पाले में जा सकते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? पल्लवी जी, कांग्रेस अगर मुस्लिम वोट्स की बात करें आप असम में तो 34% इनका वोट बैंक है और 1,22,00,000 यहाँ पर आबादी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या अहमियत है। और निश्चित बात है हर कोई चाहेगा, हर कोई राजनीतिक दल चाहेगा कि अपने पाले में करें और उनके हिसाब से बात करें, चुनावी वादे उनको वादे दिखाएं, उनको बताएं, ऐसे सपने दिखाएं। तो लेकिन यहाँ पर देखिए ये 21वीं सदी की जनता है, ये बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है, समझती है कि हमारे हित में कौन है, कौन वादे पूरा कर सकता है। तो ये बिल्कुल एक तरफ आप समझ लें कि नहीं मुस्लिम जो है समुदाय वो एक तरफा होकर वोट डालेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अलग बात है कि अगर आप बदरुद्दीन अजमल की बात करें कि उन्होंने ये बात बोला कि 2016 में तो हमारा वोट बैंक स्प्लिट हो गया था कि कांग्रेस और हम लोग एक साथ नहीं थे, लेकिन इस बारी हम लोग ये महाजोत का जो गठन हुआ है कि उसमें सारे राजनीतिक दल शामिल हैं, उसमें बोडो पीपल्स फ्रंट भी है, आरजेडी भी है, एजीएम भी है, कांग्रेस भी है, एआईयूडीएफ भी है, अब बदरुद्दीन अजमल की पार्टी। तो यहाँ पर ये तमाम बातें हैं। लेकिन वही वाली बात घूम फिर के आती है कि 21वीं सदी की जनता है, ये बहुत जागरूक जनता है, ये भली भांति समझती है जनता की हमारे वोट की क्या कीमत है। और अगर हम सर्वेश जी, सीए इस बार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है असम में, खास करके बात करें राजनीति में चुनावी रण को जीतने के लिए सभी पार्टियां सिर्फ सीए का जिक्र कर रही हैं। देखिए सीए का जिक्र सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन सीए क्यों चाहिए उस पे जो ग्रांड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस भारतवर्ष की, वो उस पे बात ही नहीं कर रही है। सीए किसके लिए लाया गया है? जो हिंदू पाकिस्तान, बांग्लादेश या में जिनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। अगर अभी हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए, वहां पे आप देखिए कि कैसे हिंदू विरोध में जगह जगह मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदू जो बस्तियां थी वहां पे